पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सभी नियम कायदे कानून से हैं बंधे, लोगों को किया आगाह, खतरे से रहें सतर्क। पानी से जूझ रहे बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगात। हर घर जल योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। कहा, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 2 की व्यवस्था होगी लागू। और पूरे प्रदेश में कल से 1 माह तक चलेगा संचारी रोग अभियान। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से करेंगे इसकी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई नियम से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लॉकडाउन के समय आप अपने घरों में थे, अब आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में खतरा बढ़ गया है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। लॉकडाउन में कड़े नियम बनाने से सरकार ने लाखों लोगों की जान बचाई है। कोई भूखा ना रहे, इसकी चिंता भी सरकार ने की है। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक राशन मुफ्त दिया गया। यह संख्या कई देशों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि देश के टैक्स पेयर के कारण ही देश इन परिस्थितियों से निपट पाया है। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। बुंदेलखंड में हर घर जल योजना का आज शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहले चरण में बुंदेलखंड में 2185 करोड़ रुपए की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बुंदेलखंड में झांसी के मुराटा ग्राम से विधि विधान के साथ योजना का शुभारंभ किया गया। 10,131.92 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड की 67 लाख ग्रामीण आबादी को नलों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यह योजना 4 चरणों में पूरी की जानी है। इसके पहले चरण की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई है। योजना के तहत बुंदेलखंड के 7 जिलों के 3,622 राजस्व गांवों की लगभग 67 लाख आबादी को 479 योजनाओं के अंतर्गत पाइप पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड में लगातार पिछले कई वर्षों से गर्मी में पेयजल का संकट हो जाता है।
कई लोग तो पानी के लिए ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये योजना बुंदेलखंड के हर गांव में नल से पानी पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है, जिससे सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के शुरू होने से बुंदेलखंड में पेयजल संकट समाप्त हो जाएगा। केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड के इतिहास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। कि आज बुंदेलखंड इस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था, और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है। कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बुंदेली में इन्होंने कहा कि कसम मर जाए पर मटका गगरी ना फूटे। उस महिला का ये दर्द जो है, इस दर्द को यदि देश में किसी ने समझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूर दूर दराज क्षेत्र तक अपने परिवार के पानी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए महिला बचपन में से लेकर के जब छोटी गगरी सिर पर उठा करके चलना प्रारंभ करती है, तब से लेकर के वो वृद्धावस्था में कमर झुक जाने तक जब सिर पर रख करके पानी लाती है, वो जितने कदम चलती है उन कदमों को अगर सीधी एक रेखा में नापा जाए तो वो धरती के कई चक्कर लगाने जितना परिश्रम हर अपने जीवन में प्रतिदिन करती है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इस अभिशाप से त्रस्त हैं। इस अभिशाप से मुक्त करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। अनेक लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन अब तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी बुंदेलखंड की धरती से, ये पाइप पेयजल योजना नहीं, ये पाइप केवल योजना नहीं है, ये भारत की यहाँ की बुंदेलखंड की लाइफलाइन है, केवल पाइपलाइन नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा ये लाइफलाइन है बुंदेलखंड के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, आज मुख्यमंत्री जी वो तोहफा लेकर के यहां पर विराजमान हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मेरा बुंदेलखंड अब पूरे देश में जाना जाएगा, नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। इसीलिए एक्सप्रेस वे भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, राम सर्किट भी बनेगा, चित्रकूट का विकास भी होगा, और घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। योजनाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। मुझको लगता है ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और बिना जल के सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन भावनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 2 व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों को भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक 2 व्यवस्था को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया कि आज ही शाम तक प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिए जाए। श्री अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि उनका पालन प्रदेश के द्वारा किया जाए। रात्रि कर्फ्यू 10 से सुबह 5 बजे तक है। सभी शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का उपचार बचाव ही है, इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। टीम 11 की बैठक की, उन्होंने आज सर्वप्रथम अनलॉक 2 पे जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की कल गाइडलाइंस आई हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा की, और ये निर्देश दिया कि आज ही शाम तक प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्य सचिव की ओर से निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिए जाए। वो तत्काल अभी जारी किए जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था दी है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हम प्रदेश के द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में रात्रि कर्फ्यू 10 से सुबह 5 बजे तक का है। इस डायरेक्शंस के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। और दूसरा, सभी शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है, तो उसका भी अनुपालन करने का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के उपचार के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह निर्देश दिए हैं कि लोगों को और जागरूक बनाया जाए। हर जनपद में प्रचार का सामग्री, बैनर, पोस्टर, हर प्रदेश में चैनल्स पर, रेडियो के चैनल्स पर प्रचार की व्यवस्था, और हर ऐसा संभव मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि कोरोना के बचाव से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मैसेज को हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में रहे। इस ओर आज चर्चा उन्होंने की और मार्गदर्शन हमारा किया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि 1 माह का संचारी रोग अभियान शुरू होने वाला है। बरसात का मौसम आ रहा है और इसमें कई तरह की बीमारी होती हैं। उसके लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और व्यापक रूप से सफाई, मच्छरों को मारने का अभियान चलाने के लिए कल से 1 माह का संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि संचारी रोग अभियान का शुभारंभ कल सुबह 10 बजे से 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के दौरान नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग आदि कई विभाग काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति विगत 24 घंटों में संक्रमण के 672 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव संक्रमण के कुल मामले 6711 हैं। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 16084 है। संक्रमित लोगों में कुल 697 मरीजों की मृत्यु हुई है। 1 माह का संचारी रोग अभियान प्रारंभ होने वाला है। जो अब मौसम आ रहा है बरसात का, इसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कि
वेक्टर बोर्न भी होती हैं, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है और बाद में फिर जेई है, एईएस है। इस तरह की कई बीमारियां अब आगे आने वाले समय में लोगों को होती हैं। उसके लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और व्यापक रूप से सफाई का, मच्छरों को मारने का और जागरूकता उत्पन्न करने का अभियान चलाने के लिए कल से 1 माह का संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसका शुभारंभ कल प्रातः 10 बजे 5 कालिदास मार्ग से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 672 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,711। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 16,084। अब डिस्चार्ज किए गए मरीजों का प्रतिशत बढ़ करके 68.46% हो गया है, 68.46%। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत में पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत में बायोटेक कंपनी ने बनाया है। बायोटेक ने पहले ही दावा किया है कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को विकसित कर लिया है। कंपनी के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने ये वैक्सीन तैयार की है और अब जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंड ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त नतीजे सौंपे थे। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIB में अलग किया गया और भारत बायोटेक को स्थानांतरित किया गया और घरेलू एनएल्टिवेटेड हैदराबाद के जिलोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 यानी बायोसेफ्टी लेवल 3 के हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और बनाया गया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा में आज कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और कृषि एवं उद्यान विपणन राज्य मंत्री श्रीराम चौहान ने बागवान मित्र ऐप एवं आम की प्रजातियों व उन्नत उत्पादन तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने संस्थान का निरीक्षण करते हुए बताया कि अपने जनपद में किसान बागवान मित्र ऐप द्वारा अपनी फसल की समस्याओं की फोटो व जानकारी डालकर बिना कहीं जाए व पैसे खर्च किए बगैर उच्च वैज्ञानिकों द्वारा अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के आमों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया जिससे लोग इनका संरक्षण कर सकें। साथ ही प्रदर्शनी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है जिसमें स्वावलंबन की महिलाओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा प्रदर्शनी में नीम ऑयल द्वारा जैसे कीटों से बचाव किया जाए और बिना कीटनाशकों के उपयोग के उच्च गुणवत्ता फसल प्राप्त की जा सके। अपने अपने जनपद में जो किसान खेती करता है उनको कभी भी कीड़ों का प्रभाव, कभी बीमारियों का प्रभाव या अन्य जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति या उसके भीतर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से जो प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ से वो सीधे वो अपने यहाँ से उसका फोटो खींचेंगे, उस ऐप पर लोड करेंगे और अपने बीमारियों का जो प्रभाव जो फसल पर दिखाई दे रहा है उसकी जानकारी देते हैं। तो यहाँ के वैज्ञानिक जो है उसको कैसे निराकरण करके उसका समाधान निकाला जाए उसके लिए यहाँ से वो सुझाव भेजेंगे, जिससे कि उनका बाहर जाकर के जो राय लेते थे, आने जाने का जो समय लगता था और आने जाने में आर्थिक धनराशि लगती थी, वह व्यय उनका रुक सकेगा और उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत पैदा होगी। यहाँ पर हम लोगों ने अपने किस्मों की एक प्रदर्शनी लगाई जिससे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन किस्मों को लगाने का प्रयत्न करें, किस्मों का संरक्षण करें। बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखाई गई थी। स्वावलंबन की महिलाओं ने अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन किया। उसके बाद दूसरा, कुछ किसानों ने नीम ऑयल के द्वारा कैसे कीटों की रोकथाम की जाए इसके ऊपर सफल प्रदर्शित किए अपने आम। उन आमों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कोई कीटनाशक नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने केले के टिश्यू कल्चर प्लांट्स कैसे पहले ही से प्री इम्यूनाइज किए जा सकते हैं, उनको आगे फील्ड में जाकर किस तरह से
बचने में सहायता मिलती है इस प्री इम्यूनाइजेशन में बीमारियों से, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में 10 अगस्त 1980 को अभियांत्रिकी सहायक के पद पर अपनी सेवाओं की शुरुआत करने वाली सुरजीत श्रीवास्तव निदेशक अभियांत्रिकी के पद से आज सेवानिवृत्त हो गई। उन्होंने 40 वर्षों तक दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी के कई केंद्रों पर विभिन्न पदों पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। वहीं पुष्कर सक्सेना भी आज सेवानिवृत्त हो गए। 20 दिसंबर 1984 को इन्होंने अभियांत्रिकी सहायक के पद पर कार्य शुरू किया था। विभिन्न पदों पर इन्होंने महत्वपूर्ण सेवा देते हुए पूरे कौशल के साथ कार्य किया है। आज उन्हें सहायक अभियंता के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त किया गया है। दूरदर्शन परिवार ने दोनों लोगों को सेवानिवृत्ति के समय भावभीनी विदाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का अभियान चलाया गया है। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित हो रही आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के सृजन के संबंध में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आर्थिक गतिविधियों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि जनपद सुल्तानपुर भारतवर्ष के उन चुनिंदा 116 जिलों में से एक है जहां पर 25,000 से अधिक प्रवासी आए हैं। उन्होंने अवगत कराया कि लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के अंतर्गत 1,495 व्यक्तियों को कुल 2,478.42 लाख रुपए का ऋण वितरित कर 4,000 से अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जिनमें से 500 से अधिक प्रवासी नागरिक हैं। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में स्वयं सहायता समूह के 17,925 परिवारों की महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिनमें से 377 परिवार प्रवासी हैं। लोक निर्माण विभाग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य में आज की तिथि में 200 से अधिक प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं। प्रवासियों को रोजगार प्रदत्त करने हेतु प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति दी जा चुकी है। मनरेगा के अंतर्गत कुक्कुटशाला, पशुशाला, बकरी घर एवं कृषि आधारित तालाबों का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च किया गया था और इसमें हमारे जो सुल्तानपुर भी शामिल है। ऑल ओवर इंडिया 116 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक ने वहां पहुंचा। तो हमारा सुल्तानपुर भी इसमें कवर हो रहा है एंड इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश अनुसार 25 ऐसे वैरायटी ऑफ वर्क्स है, उसमें मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस के मॉडल पे कराने हेतु हमको निर्देश मिला। इसमें एक अच्छी बात है कि जो 25 कार्य है हमारे जो सुल्तानपुर जिला है पहले से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ऐसे आज की तारीख में लगभग मनरेगा के तहत 87,000 लोगों को हमने काम दे चुके हैं। आज की तारीख में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं राशन जब से लॉकडाउन हुआ है हमें राशन भरपूर मिल रहे हैं। महीने में 2 बार राशन मिलते हैं। चने मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहे हैं। नाले खाते में पैसे भी आ रहे हैं 500 रुपये, गैस के भी पैसे आ रहे हैं। हम लोग का गरीबों का पेट भर रहे हैं प्रधानमंत्री। हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, सबको फ्री में राशन, हम लोग का बीपीएल है, हम लोग को फ्री में सब दे रहे हैं राशन। इस कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी गरीबों की सहायता की। हम लोगों को काफ़ी सहायता दी है उन्होंने, चाहे वो लॉकडाउन रहा हो चाहे अनलॉक रहा हो, दोनों परिस्थितियों में उन्होंने जैसे हम लोगों को किसान सम्मान निधि से पैसा मिला, घर की महिलाओं को जनधन योजना के अंतर्गत पैसा मिला और मुफ्त में राशन है, चना है, चावल और चना मिला। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर से आए, उनको गांव में मनरेगा के अंतर्गत काम मिला और उनको राशन भी मिला था और उनको सहायता भी मिली थी। सरकार ने प्रवासी कामगारों को गांव में ही रोजगार देने के लिए रोजगार सृजन की पहल शुरू कर दी है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत यूपी के 31 जिलों में फतेहपुर जिले को भी शामिल किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत कोरोना से लड़खड़ा चुके गांव और प्रवासी श्रमिकों को तत्काल सहारा देने के लिए 25 तरीके के कामों को सुनिश्चित किया गया है। अब तक शहरों को संवारने वाले हाथ अब गांवों को विकास की इबारत लिखने का संकल्प लेते दिख रहे हैं। इस योजना के तहत फतेहपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3 महिला एवं 3 पुरुष शौचालय, 2 बाथरूम एवं
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर संबंधित राजमिस्त्री व प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है, जिससे रोजी रोटी के लिए उन्हें एक बार फिर पलायन के दर से न गुजरना पड़े। जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शरद कुमार अवस्थी ने बताया कि जनपद के 840 ग्राम पंचायतों में से 203 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का काम पूरा हो चुका है और 632 ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन है। प्रवासी मजदूर को बेहतर स्वच्छता और शौचालय की सुविधा हेतु उनको काम पर लगाया जा रहा है, जहां उनको गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार देने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को सामुदायिक शौचालय में रोजगार देने के लिए कारीगरी व पुताई का काम कराया जा रहा है। 840 ग्राम पंचायतें जो हमारे यहाँ हैं, उसमें आज की डेट में 203 ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग पे है, और 632 ग्राम सभाओं में अभी जो है कार्य निर्माणाधीन पे है। और इसमें बेसिकली ये रखा गया है कि जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं जो कोरोना के उससे, तो इन लोगों को जो है बेहतर स्वच्छता और शौचालय की सुविधा हेतु इनको उस पर काम पे भी लगाया जा रहा है, और इसके अलावा जो है उनको शौचालय की सुविधा देने हेतु इसको जो है हम लोग आगे फोकस कर रहे हैं सामुदायिक शौचालय को। तो हम लोगों का काम ये जो टारगेट है, हम लोग इसको अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है 15 अगस्त तक इसको फिनिश करने का पूरी तरीके से। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। रोजगार भी इससे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को क्या संबोधित कहा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सभी नियम कायदे कानून से हैं बंधे, लोगों को दिया आगाह खतरे से रहें सतर्क। पानी से जूझ रहे बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगात, हर घर जल योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, कहा केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 2 की व्यवस्था होगी लागू। और पूरे प्रदेश में कल से 1 माह तक चलेगा संचारी रोग अभियान। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमृत मोहन प्रसाद ने कहा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से करेंगे इसकी शुरुआत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.